खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा सुबह आपके सामने आते हैं प्रोग्राम सलाम जेके में, तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें हर छोटी बड़ी खबर से, उन खबरों से जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से होता है, उन खबरों से जो मुल्क की सतह पर सबसे अहम होती है, या उन खबरों से जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त गर्दिश में रहती है। और हम आपको हर पल खबर सिर्फ खबर तक नहीं बताते हैं, बल्कि खबर तह तक लेने की कोशिश करते हैं। तज्जिया भी थोड़ा सा होता है, तबसरा भी थोड़ा सा होता है, ग्राउंड रिपोर्ट भी थोड़ी सी होती है, आपकी बात भी होती है, और तो कुल मिलाकर यह प्रोग्राम फिर मुकम्मल हो जाता है जब आखिर पर यानी तीसरे पड़ाव पर आप और हम गुफ्तगू करते हैं। मसाइल आपके होते हैं, मामले आपके होते हैं, हमारी फ़ोन लाइन के ज़रिए से आप बात करते हैं और उन मसाइल को हुकूमत की नोटिस में लाने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से 3 पड़ावों तक ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जी। चूंकि आज जुम्मतुल मुबारक है जी, 28 अप्रैल है, तो शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं हस्बे वादा हिस्ट्री ऑफ द डे से। और हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ अहम तरीन है, 10 वाक़यात आपके सामने हर दिन रखते हैं। मेरे दोनों साथी दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आसिफ और ज़हूर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी आसिफ और ज़हूर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन शुरुआत करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ द डे से, और दोनों साथियों के पास बैक वक्त चलते हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जुमे का दिन है, हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने। तो हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। 8:37 हो गए हैं। जहां तक आज के प्रोग्राम की बात है तो एक एक करके अगले पड़ाव की तरफ हम जाएंगे। शुरुआत कीजिएगा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। माजी में आज के दिन कौन से वाकयात हुए हैं, सबसे पहले उस पर नजर दौड़ाते हैं। आज अप्रैल की चूंकि 28 तारीख है और चौथा हफ्ता खत्म हो चुका है, 5वें और आखिरी हफ्ते में हम हैं। 1969 में आज ही के दिन फ्रांस के सदर चार्ल्स डी गाल मुस्ताफी हुए, अपना ओहदा उन्होंने छोड़ा। तारीख आज के दिन की थी। 1920 में अजरबैजान पहली बार सोवियत यूनियन का यानी जिसे आप यूएसएसआर कहते हैं उसका हिस्सा बना आज के दिन ऑफिशियली, तकरीबन 103 बरस कबल। 1910 में इंग्लैंड में आज ही के दिन क्लोड ग्राहम की तरफ से व्हाइट के पास पायलट ने जिनने पहली बार आज के दिन रात में हवाई जहाज उड़ाया, और तारीख में ऐसा पहली मर्तबा अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये हमें पता चलता है कि 1910 में पहली मर्तबा हुआ, रात के वक्त परवाज भरी गई। साल 1935 में रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में ज़ेरे ज़मीन मेट्रो ट्रेन की शुरुआत आज के दिन हुई। और आज के दिन 1967 में मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली ने आर्मी के ओहदे पर फायज होने की तजवीज़ नामंजूर कर दी थी, वो भी आज का दिन था। और आज के दिन 1995 में जनूबी कोरिया में मेट्रो में गैस धमाके से 103 अफराद की मौत हुई थी। मेट्रो ट्रेन में गैस धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 103 अफराद की मौत हुई थी। आज के दिन 2007 में वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप फाइनल अपने नाम किया था ऑस्ट्रेलिया ने, आज के दिन 2007 में। और आज के दिन 1937 में 30 साल तक इराक पर हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और इन्हें फिर 2006 में इनको फांसी दी गई थी। वो आज का दिन था जब उनकी पैदाइश हुई थी 1937 में। चलिए हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम नुकात आपके सामने एक तवील फहरिस्त से निकालकर अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे, और साथ साथ अपने ओपिनियंस, आपका फीडबैक, आपके कमेंट सेक्शन में बात आप हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। और आज शुरुआत जम्मू कश्मीर से नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। इस खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल काउंसिल का इजलास चलता रहता है जी। वहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ज़ेर बहस होते हैं मौज़ूआत, और एजेंडे पर हमेशा गुफ्तगू होती है। लेकिन पिछले 8 दिन के दौरान जब आप देखेंगे तो ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख का मामला उठाया गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने मुनीर अकरम उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर पर मुतनाज़ा बयान दिया गया, और बयान के अंदर जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है उसकी अक्कासी करने की कोशिश की गई, लद्दाख की सूरत हाल की अक्कासी करने की कोशिश की गई। और जब ये सारा मामला हुआ तो उसके फ़ौरन बाद भारत के जो मुस्तकिल नुमाइंदे वहाँ पर है पी माथुर, उनकी तरफ से ज़बरदस्त रिमार्क दिया गया, और ये कहा गया कि जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के वक्त को ज़ाया किया जा रहा है, एजेंडा के बाहर होकर बात की जा रही है, ताहम भारत एक बार फिर इस बैनुल-अक़वामी फोरम पर इस बात की वजाहत करना चाहता है कि जम्मू कश्मीर
एक अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का एक वो हिस्सा है जो नाकाबिल तनसीख है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर की लोग इंटरनल इश्यूज़ में हम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी की मुदाखलत की वहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जनाब भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि अटूट अंग है, मुज़ाकरात जारी हैं और इंटरनल मैटर है, कानूनी तरमीमें की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ की आवाम ने इन कानूनी तरमीमों को तस्लीम किया है। भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान इस बात को कहा गया है। जी, जब यह इजलास चल रहा था तो मैंने पहले ही कहा कि 8 दिन के दौरान ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू हो। इधर रूस के मंदुबीन और दीगर मंदुबीन भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, ताहम उनकी खामोशी से यह साफ जाहिर हुआ कि पाकिस्तान जिस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को चलाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी सतह अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, फिलहाल उसे किसी तरीके की कोई हिमायत या कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ये लगातार तीसरा अटेम्प्ट है जी 1 हफ्ते के दौरान जब भारत पाकिस्तान की तलख कलामी हुई हो ऑन द फ्लोर ऑफ द UN, और लगातार ये चीज़ें जो है वो मॉनिटर इंटरनेशनल फोरम पर की जा रही है। इधर गैर सरकारी इदारे जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रहते हैं उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मज़ाकराती अमल को तेज़ कराया जाए, मज़ाकरात हो, और ये जो तलखियाँ दूरियाँ दोनों मुल्कों के बीच में इसे किसी न किसी तरीके से साइडलाइन करके आगे चलाया जाए। ताहम इन कोशिशों में कितनी कामयाबी होगी वो अब फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस की ओर जा रहा है, वहाँ पर अभी मजबूत हुकूमत है नहीं कोई जो फैसला ले सकती है, और भारत के अंदर भी अगले साल चुनाव है, तो शायद ही चुनाव से कबल इस तरीके का कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिलहाल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हैं। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले पर अपने अपने मौक़िफ़ पर बरकरार नजर आए हैं। चलिए, ये तो बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से थे। 8 दिनों के दौरान तीसरी मरतबा जनरल असम्बली के अंदर पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मसला उजागर किया गया और दाखिली मामला करार देते हुए भारत ने पाकिस्तान की बातों को रिजेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं बात भारत और चीन के हवाले से, क्योंकि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। SCO का इजलास भारत के अंदर मुनक्किद हो रहा है और डिफेंस मिनिस्टर्स जहां पर पहले ही मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, सबकी नजरें नई दिल्ली पर थी, जहां पर चीन के वज़ीर दिफा गलवान के अंदर 2020 में 15-16 तारीख को जो वाक़या पेश आया था, उसके बाद पहली मरतबा आज नई दिल्ली के अंदर मुलाकातें हुए हैं। राजनाथ सिंह और ली शांगफू की मुलाकात हुई है, 2 तरफा मीटिंग हुई है, फौजी अफसरान साथ में थे, अपने अपने जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे वो दोनों तरफ से साथ थे, और बड़ी बातें इस मीटिंग के दौरान हुई है जो जराये से अब कंफर्म हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बाद में शायद एक डिटेल ब्रीफिंग भी इस पर सामने आएगी। लेकिन SCO इजलास के दौर से पहले या उस दौर में फिलहाल हम दाखिल हुए जहां पर कजाकिस्तान, ईरान, चीन और दीगर कई ममालिक के वज़ीर दिफा के साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे अहम मुलाकात जिस पर सबकी नजरें थी वो थी चीन और भारत के वज़ीर दिफा की, जो तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है। और इस 1 घंटे की से ज्यादा की मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, सरहदी इलाकों पर कशीदगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिलखुसूस शुमाली इलाका जात में जो सूरत हाल है, मशरकी लद्दाख के अंदर अरुणाचल प्रदेश के मामलात, ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। लेकिन कैसे नई दिल्ली और बीजिंग ने अब तक इन मामलात को चलाया है, जो अभी तक 2 तरफा स्ट्रेटजीज रही हैं, चाहे वजारत खारजा के लेवल पर रही हूं, वजारत दिफा के लेवल पर रही हूं, और पिछले एतवार तक 18 दौर की फौजी सतह की बातचीत के दौरान हुई है, वो सब चीजें सामने आई हैं। लेकिन अब जो जराये कंफर्म कर रहे हैं कि इस मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से चीनी हममनसब को 2 टूक अल्फाज में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन इसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब सरहद पर अमन व अमान कायम होगा, और जो तनाव हमने गलवान घाटी के बाद या उससे पहले डोकलाम के बाद देखा था, अगर ऐसी सूरत हाल होती है या एक भी तरफ से अगर इस सूरत हाल में कमी नहीं आती है तो बहुत मुश्किल है यहां से आगे जा पाना। भारत की तरफ से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अल्फाज में रखा गया, अमन कानून और सुकून या ये सारी चीजें होंगी तब मुमकिन है ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। ये पहली मुलाकात गलवान वाक़े के बाद दिल्ली के अंदर वज़ीर दिफा की हुई है। और इस मुलाकात के ताल्लुक से मुबस्सरीन का भी ये ख्याल है कि मौजूदा वक्त में जो लद्दाख के अंदर 2020 में 15 और 16 जून को हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है साल 2023 की। अब तक फौजी सतह की बातचीत आप देखते थे, 3 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। एक कजाकिस्तान के वज़ीर दिफा से मुलाकात
ये नॉर्मल रिलेशंस पर बात हुई। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर दिफा जब हिंदुस्तान के साथ बातचीत करते और ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात पिछले दिनों बेहतर हुए, उसके बाद ये पहली मुलाकात भारत और ईरान के वज़ीर दिफा के दरमियान है। और तीसरी जो मीटिंग का हिस्सा है, एक तोहफा भी ईरान की तरफ से और कजाकिस्तान की तरफ से भारत को पेश किया गया है। और तीसरी तस्वीर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मिनिस्टर्स आगे का कॉपरेशन कैसे करेंगे। फौजी सतह की बातचीत जो अब तक कोई ज्यादा नताइज सामने नहीं लाई है, लेकिन सबकी नजरें इस मीटिंग पर इसलिए क्योंकि ईरान के साथ साथ चीन के साथ सबसे ज्यादा, ईरान वाली मीटिंग तो जो नॉर्मल हुई है तकरीबन 45 से 50 मिनट की, अभी तक जो दिल्ली से कंफर्म हो रहा है, लेकिन शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन और भारत की मीटिंग, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने है, सबसे खास और सबसे बड़ा मौका 3 सालों में पॉलिटिकल पंडित इसे करार दे रहे हैं। चलिए जनाब, वज़ीर दिफा का इजलास, SCO के हाशिए पर यह तमाम मुज़ाकरात हो रही है और मशरक़ी लद्दाख के हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी उस पर आसिफ ने आपको बता दिया कि किस तरीके का रिस्पॉन्ड भारत की तरफ से था और क्या कुछ चीन की तरफ से कहा गया है। ताहम बढ़ते हैं जी आगे, बात रहा जम्मू कश्मीर की करते हैं, और जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो बात सियासत की करते हैं, और जब सियासत की बात होती है तो नजरें सबकी रहती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पर, क्योंकि हर दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से कोई ना कोई फरमान जारी होता है। और रात देर गए एक और बड़ा फरमान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली की 90 निशस्तों के लिए AEROs को अपॉइंट करने और नॉमिनेट करने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए हैं। और यह साफ कर दिया है कि AEROs की तैनाती 90 असेंबली हलकों के अंदर कराई जाए ताकि आने वाले दिनों में निजाम को बेहतर बनाया जाए। इतना ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की पार्लिमानी सीट के लिए भी AEROs की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका महकमे से खत किताबत शुरू कर दी है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, CDPOs, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है AEROs के तौर पर। ताहम समरी रिवीजन, जो वोटर समरी रिवीजन नजरसानी का जो अमल वोटर लिस्ट में चल रहा है वो मुकम्मल हो जाएगा जी 27 अक्टूबर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी डेडिकेटेड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO की अपॉइंटमेंट्स हो, और ये डेडिकेटेड आदमी जो है वो लगाए जाएं जी 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिल वक्त जब तक ये लगते हैं तब तक स्पेशल समरी रिवीजन जो है वो भी चल रहा है, और हतमी शेड्यूल जो है वो मई 27 को सामने रखने की बात कही जा रही है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, डिप्टी रजिस्ट्रार्स, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, एंटी एनक्रोचमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और इस तरीके के जुमरे के अफसरों को डेजिग्नेट करेगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया, ताकि वो AEROs के तौर पर 90 असेंबली हलकों के अंदर काम कर सके। और इसके साथ साथ मैंने पहले ही कहा गया कि लद्दाख के हवाले से भी बात हुई है, ताहम लद्दाख के हवाले से एक इनफरादी ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है जिसके तहत यह साफ कर दिया गया है कि 2 AEROs को अपॉइंट किया जाए जी लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और समरी रिविजन्स मुकम्मल करने की भी हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90 असेंबली हलकों के लिए इंतखाब होना है, क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमें 90 असेंबली सीटें मिली है। और जब ये 2 बाइफर्केशन आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर, तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है 370 और 35 के इख्तिताम के बाद। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर कुल मिलाकर याद रखिएगा 90 नहीं बल्कि 114 सीटें हैं। इंतखाब सिर्फ जो होना है वो 90 असेंबली पर सीटों पर होना है। कुल तादाद जम्मू कश्मीर असेंबली की जो रिऑर्गेनाइजेशन के बाद बनी वो 114 सीटें बनी। इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 90 हल्के इंतखाब में कराया जाएगा। 47 उसमें कश्मीर सूबे के अंदर है, 43 जो है वो जम्मू सूबे के अंदर है, ये नई हदबंदी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, और 24 सीटें जो है वो रिजर्व कर दी गई है
पीओजेके के लिए, पीओजेके के जो लोग वहां पर हैं उनके लिए इसको रिजर्व कर दिया गया है। इस बीच कश्मीरी पंडित और खवातीन की नॉमिनेशन का अमल भी पौंडीचेरी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर कराया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो पहले ही साफ कर दी गई है। ताहम चुनाव होंगे असेंबली के, नहीं होंगे, लेकिन तैयारियों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जुट चुका है और AEROs की तैनाती के हवाले से रात देर गए ऑर्डर जारी कर दिया गया है और हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि AEROs की तैनाती आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर कराई जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए जनाब अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की तस्करी का मामला। आपने एक रियासत से लिया, दूसरी रियासत में डाला, एक मुल्क से लाया, दूसरे मुल्क में डाला। दुनिया भर के अंदर ये चीजें, ये फिल्में हमने बहुत देखी थी, लेकिन तज्जियाती रिपोर्ट जब पेश किया गया जम्मू कश्मीर के हवाले से तो कहा गया जनाब हम किसी से कम नहीं, यहां पर भी इंसानों की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो चलता है। और इसका खाका खुद कल इसकी सरबराह तंजीम की सरबराह की तरफ से खींचा गया है। अगरचे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुल्क के मुकाबले में यानी एदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में यहां पर हालात कदरे ज्यादा बेहतर है, ताहम छोटी सी ही सही, थोड़ी सी ही सही, लेकिन ट्रैफिकिंग यहां पर भी होती है। अब एदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं जी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है 15.56% तक, 1% नहीं, 2% नहीं, 15.56% तक बढ़ चुकी है। और जब आप पिछले सालों का आंकड़ा और खाता खोलकर देखेंगे तो पता लगेगा कि खवातीन की तस्करी और इनको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, चाहे बाहर से यहां लाया गया, यहां से बाहर लिया गया, या धोखा देकर उनके साथ जिनसी इस्तेसाल किया गया नौकरियों के बहाने पर, दूसरे चीजों को लेकर। कल नेशनल कमीशन बराए खवातीन का इजलास हुआ श्रीनगर के अंदर, तस्वीरें आप देख रहे हैं जी। अगरचे हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर अपना कमीशन है नहीं, नेशनल कमीशन का इजलास हुआ और इस नेशनल कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने जब कल एदाद-ओ-शुमार सामने रखे तो पता लगा जम्मू कश्मीर के अंदर 15.59% ट्रैफिकिंग इंक्रीज हुई है जी लास्ट ईयर साल 2021-22 के मुकाबले में। अगरचे इसे माना गया कि आइसबर्गर है, जब वो छोटा सा मामला है जी, क्योंकि मुल्क के अंदर और भी मामले चल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 15% के आसपास 15% भी बढ़ रहा है तो बड़ा सवाल ये है जी। एक तरफ से ये है, NCRB के डाटा को खंगालने से पता लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और साल 2021-22 के मुकाबले में सबसे ज्यादा हमारे पास ये है। और आगे जब उनकी तकरीर और जो बातें कल कही गई उसके बाद में LG साहब की भी बात रखूंगा। पहले जरा चेयरपर्सन साहिबा ने जो कुछ वहां पर बताई है, उन्होंने कहा कि अब जरूरत क्या है जी, एक वसी पैमाने पर अवेयरनेस हो और कैंपेन चलाया जाए जी, मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हाथ में लिया जाए और स्टेट कमीशन बराए खवातीन जो जम्मू कश्मीर का है उसको फाल मुतहरिक बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की खवातीन के मामला जो है उनका निपटारा हो सके, उसका हल हो सके। और ट्रैफिकिंग के हवाले से जब बात आई तो वजाहत उन्होंने क्या की, कहा कि यहां पर शादी के बहाने से ये जो ट्रैफिकिंग खवातीन की हो रही है वो सबसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल से लोगों को नौकरियों के बहाने पर यहां पर लाया जाता है और बाद में क्या कुछ होता है वो सबके सामने है। और यहाँ की खवातीन को जब बाहर लाया जाता है तो उन्हें भी रोजगार का लालच दिया जाता है और बाद में इस्तेसाल का वो शिकार बनती है। अगर जो चंद मामले NCRB के पास आते हैं और चंद में खामोशी होती है, ताहम जरूरत इस बात की है कि वसी पैमाने पर हकूक की जानकारी हो, जो क्रिटिकल लाइन्स है उनको खोल दिया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव मुकम्मल होने के साथ साथ ही यहां पर अपना कमीशन भी बनेगा। ताहम गवर्नर साहब क्या कुछ कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि हालात काबू में है, मुल्क के मुकाबले में जो एदाद-ओ-शुमार है उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर कदरे बेहतर हालात है। ताहम मजीद बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की खसूसी खवातीन विंग भी काम कर रही है, एंटी एनफोर्समेंट विंग भी काम कर रही है और दीगर विंगें भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है। जरूरत इस बात की जरूर महसूस की जा रही है कि खवातीन कमीशन को कयाम अमल में लाया जाए। और अगर इस हवाले से कोई भी हतमी बात नहीं कही गई, लेकिन कहा गया जरूर कि खवातीन की इस कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर फाल, मुतहरिक और बेहतर बनाया जाएगा और नए खदोखाल पर यह सारा काम जो है वो किया जाएगा। इंतजार कीजिएगा सिर्फ चंद दिनों का। अब यह इंतजार चंद दिनों का 2019 में शुरू हो गया था, 2023 तक आ गए। सिर्फ
ख्वातीन कमीशन की बात नहीं है, हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, और भी बहुत सारे कमीशन डिफंग है, लेकिन ये वो कमीशन था जहां पर हजारों की तादाद में केसेस पड़े थे, बंद हो गया। बाद में क्या हुआ उन केसेस का किसी को भी नहीं पता। अब बढ़ते हैं जी आगे। आसिफ आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट को लेकर अदालत उज़्मा किस तरीके से बेहतर तरीके से सामने आया है और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। श्रीनगर भी चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस मामले पर। बिल्कुल, बात जरा उन लोगों की भी करना जरूरी है जो बिजली की वजह से नुकसान भी उठाते हैं, यानी बेशतर वो लोग आपको नजर आते हैं या फिर कहीं इलेक्ट्रिशियन का या फिर बिजली के करंट का शिकार होते हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग भी हैं जो बिजली के खुद आर्जी मुलाजमीन हैं और एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में माजी करीब में ऐसे आदाद शुमार हमारे पास अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि आज के वक्त में भी नुकसान जिनने ज्यादा उठाया, अपाहिज हुए या किसी न किसी तरीके से नुकसान उनको हुआ है। लेकिन यही मामला जब अदालत के अंदर पहुंचे तो इंसानी जानों का भारी नुकसान जब हो रहा है तो अदालत ने इस बात का बड़ा सख्त नोटिस लिया है। और एक तो ये कि मौजूदा वक्त में जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस पर मुतलकीन से पहले भी जवाब तलब किया गया था, आज फिर से जवाब तलब किया गया। लेकिन यूटी के अंदर आज के वक्त में सेंटर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और इसके जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, जो इसमें कवायद के मुताबिक अगर काम होता है तो कहां पर क्या करने की जरूरत है, इंसानी जानों का नुकसान नाकाबिले कबूल है, यह अदालत ने कहते हुए ऑफिसर्स की एक कमेटी तश्कील दे दी है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह एक्ट यूनियन टेरिटरी के अंदर लागू है, जब यूनियन टेरिटरी दो हिस्सों में या साबिका रियासत तकसीम हुई थी। लेकिन जब कमेटी तश्कील दी गई है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स होंगे। काम यह होगा कि इस एक्ट का सही नफाज कैसे यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में हो सके। दोनों प्रोविंसेस के अंदर दो तरह की परेशानियां आपके सामने है। बिजली का करंट लगने से खुद महकमे के मुलाजमीन ने नुकसान उठाया है जो पीडीडी के अंदर या कॉर्पोरेशन के साथ या आर्जी तौर सबसे ज्यादा मुलाजमीन, हमने कई बार इसी प्रोग्राम के जरिए आपके सामने आदादुशुमार भी पेश किए हैं। दूसरा ये कि मौजूदा वक्त में इस एक्ट के हिसाब से अगर किसी को कोई नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है जो माजी में होते रहे हैं, तो उसके बाद फर्दर कैसे इन केसेस को डील किया जाता है तो वो जिम्मेदारी ऑफिसर्स की होगी। रिकमेंडेशन कवानीन के मुताबिक होंगी, एक्ट के मुताबिक होगी, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके और जो शिकार होता है, जो मुतासरा खानदान या मुतासरा शख्स होता है, वो इस एक्ट के सही नफाज के बाद कैसे उसकी मदद सरकारी तौर पर की जा सकती है, यह बहुत जरूरी है। यूनियन टेरिटरी के अंदर ये एक्ट जिसके मुताबिक काम और अगर बेहतरी के साथ होता है तो जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनका आगाज जब यूटी के अंदर बेहतर तरीके से होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन नफाज कितना सही हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। यही जरूरत है इस बात की पड़ी है कि आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से इसमें जब सीनियर ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई तो यह भी कहा गया कि जो मौजूदा वक्त में अमवात हो रही है, डेथ परसेंटेज जो हमारी है वो बड़ी है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, नंबर 1 उस पर फोकस करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दौरान कौन से ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं मुमकिन तौर पर कम से कम इस तरह के केसेस से या इस तरह के अमवात से बचा जाए जहां इंसानी जानों का ज़िया अब तक सबसे ज्यादा हुआ है। श्रीनगर चलते हैं, मीर हिलाल हंजूरी हमारे। चलिए, जैसे हिलाल जब तक ज्वाइन करते हैं तो आपको बताएं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इस एक्ट के मुताबिक या इन कवानीन और कवायद के मुताबिक यूटी के अंदर मुस्तकबिल में इकदाम क्या होंगे महकमा पीडीडी की या कंसर्न अथॉरिटीज के, एक उस बात पर फोकस रहेगा और ये कमेटी भी बहुत हद तक क्लियर करेगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब रिपोर्ट इसमें लाई जाएगी। दूसरा वो कॉपी जो जजमेंट की कॉपी हाई कोर्ट की तरफ से कल रजिस्ट्रार जुडिशियल को कहा गया कि कमिश्नर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर सरकार के हैं, इसके अलावा चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू, चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर, चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तमाम यूनियन टेरिटरी के, चाहे वो 20 के 20 अजला हों जम्मू कश्मीर के या लद्दाख के दोनों अजला के, उनको इस एक्ट के सही नफाज और मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली तरतीब देनी है, ये जो जजमेंट की कॉपी है ये फौरी तौर पर उन तक पहुंचाने के लिए भी डायरेक्शंस का लिए अदालत की तरफ से दे दी गई है। दो तरह का आसान लफ्जों में आप अगर मकसद समझेंगे तो इस एक्ट के सही नफाज के बाद क्या वो खतरात या वो इकदाम उठाए जा सकते हैं कि उन खतरात से बचा जा सके कि जो इंसानी जानों का ज़या बिजली के करंट लगने से होता है या बिजली की वजह से नुकसान होता है। और दूसरा, अगर कोई नुकसान उठाता है तो उसके फर्दर प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग आज भी आपने देखे होंगे कि जो अपाहिज हो चुके हैं, इनमें ज्यादातर लोग खुद डिपार्टमेंट के काम करने वाले, कई बार आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि ना उनके खानदान का कोई देखने वाला, ना उनके आगे कोई देख रेख, और दर्जनों लोग आपको अपाहिज
यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में मिलेंगे जो इस तरह के हालात से गुजरे हैं। लेकिन आज कोर्ट ने नोटिस लिया है, कमेटी तश्कील दे दी है और यह साफ कर दिया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस का कयाम अमल में लाया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर निगरानी होगी, और जो लोग भी इस तरीके से काम करते हुए झुलस जाएंगे, मारे जाएंगे, जख्मी होंगे, उनको माकूल और मुनासिब इमदाद भी फराहम की जाएगी और जो इस एक्ट के तहत चीज़ें उन्हें चाहिए उन्हें भी फराहम किया जाएगा। 2019 में पहले एक्ट नाफिज हो गया था, लेकिन नाफिज यहाँ बड़ी चीज़ें होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है वो कम होती है, और यही वजह है कि कल जस्टिस नगराल साहब ने जब ये केस सुना और मेरिट पर फैसला भी सुनाया और कमेटी को भी तश्कील दे दिया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है जी। जम्मू के अंदर मीटिंग हुई है, कौन सी मीटिंग हुई है, क्यों यह मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके पस मंजर में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको एक खबर भी बताएंगे जो इस वक्त बड़ी अहम खबर आ रही है, पहले देनी थी, अब मेरे पास डिटेल्स आ रही है तो डिटेल्स के साथ उसको भी शेयर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में रिशफल भी हुआ है और हज कमेटी ने भी एक और ऐलान किया है, क्या किया है बताएंगे आपको डिटेल के साथ। आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस बार खबरों का सफर भी होगा, तज्जिया भी होगा। छोटा सा ब्रेक।